अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो वेलकम कहते हैं आपको प्रॉपर्टी कचहरी के एक न्यू एपिसोड में। तो आज की हमारी जो प्रॉपर्टी कचहरी का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जैसे आप पहले कचहरी बनाते थे जिसमें आप प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते थे, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो उस तरह की कचहरी आपने बनाना बंद कर दी है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बंद नहीं की, वो हमने बस थोड़ी डिले कर दिया। तो आज हमारी वही कचहरी है कि जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, पोएट्री वगैरह भी होगी, मुशायरा वगैरह भी होगा। और आप तो आज की हमारी प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑडियंस एज यूजुअल, और हमारे जो गेस्ट हैं आज के हैं वो जुनैद खान साहब, जिनके साथ हम प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर्टी के क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन से पहले हम अपने पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं जो है फनी पोएट्री विद ESM। तो चले अपनी ऑडियंस से सुनते हैं फनी फनी शेर। आज का पहला फनी शेर मैं ही सुनाता हूँ यार। वो हमें बेवफा कहते हैं तो कहने दो फराज, वो हमें बेवफा कहते हैं तो कहने दो फराज, अम्मी जान कहती हैं जो कहता है वो खुद होता है। वाह वाह मिक्स वाह वाह। वाह। तो मैं भी एक शेर सुनाता हूँ आपको। एक चंद ते दो तारे, एक चंद ते दो तारे, तेरे वर्गे बेगैरता नु बंदा रख रख चढ़ मारे। हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। असलम भाई इरशाद। उससे उड़ने का शौक था, मैंने गोली से उड़ा दिया। ये फ़नी शेर मेरा ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए है कि बीवी से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, बीवी से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में न खूबी है न खामी है। वाह वाह जुनैद साहब, क्या शेर था। अभी नाजरीन मेरा भी एक फनी शेर सुन लें। शेर ये है कि जो पानी में इल्फी डालकर नहाते हैं फराज, के जो पानी में इल्फी डालकर नहाते हैं फराज, वो टूटने के बाद भी बिखरा नहीं करते। तो नाजरीन ये थे हमारे फनी फनी शेर जो भी हमारे ऑडियंस ने सुनाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का पहला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा जुनैद खान साहब से। जुनैद खान साहब, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 1 एकड़ में कितने घंटे होते हैं, ज़रा ये थोड़ा सा तफसील में बता दें। जैसे क्योंकि हमने पहले भी बताया कि 1 एकड़ में कितने गज मरले और ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह एक आज का क्वेश्चन है कि 1 एकड़ में कितने घंटे होते हैं, ये बता दें। जी जी बिल्कुल शहबाज साहब, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी गज और मरले के तो जो है ना हमने काफ़ी डिस्कशन में बात की थी, लेकिन घंटे जो होते हैं 1 एकड़ में 40 घंटे होते हैं। बहुत अच्छे जुनैद खान साहब, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जुनैद खान साहब मेरा ये है आपसे कि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म, आप ये ज़रा बता दें। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि प्रॉपर्टी में जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो उतना ज़्यादा प्रॉफिट देती है, लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। जैसे ही प्रॉपर्टी के हालात थोड़े डाउन होने शुरू करते हैं तो पैसा अपने जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं और अक्सर नुकसान भी उठाते हैं, कई फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप बता दें आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेस्ट है प्रॉपर्टी में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? जी शहबाज साहब, बिल्कुल जैसे हम पहले भी कहते रहे हैं कि हमेशा जो है ना शॉर्टकट से बच के रहें। और रियल एस्टेट एक ऐसा है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है और नुकसान हमेशा वही उठाते हैं जो जल्दी करते हैं। और जैसे आपको पता है जल्दी का काम शैतान का भी होता है। तो होता ये है कि जो लोग जितनी जल्दी करते हैं उनके प्रॉफिट रेशो उतना ही कम हो जाता है। थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म पे जाएंगे तो आपके प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग जल्दी करते हैं उनको नुकसान इस वजह से होता है कि एग्जैक्ट मौके पे उनको पता नहीं होता कि कब खरीदना है कब नहीं। इसके लिए आपको परफेक्ट टाइमिंग कर जो है ना वेट करना पड़ता है कि जब मार्केट थोड़ी सी डाउन होती है तब आप परचेजिंग कर लें, और जैसे ही मार्केट अप चली जाती है, और इसमें कोई दिनों की या महीनों की बात नहीं होती। ये अक्सर जो डीलर बोलते हैं हम आपसे 6 महीने में खरीद लेंगे डबल रेट पे, तो वो सारा एक किस्म का फ्रॉड ही होता है। तो रियल एस्टेट में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जबरदस्त जुनैद साहब यार, ये तो बड़ा क्लासिकल हो गया। अच्छा वो साहब है जड़ा नहीं बैठा मेरे नाल तैयब है गल असी राती बैठे हैं होटल ते ना, साढ़ा एक वेली हो को पुछदा कि यार इस दुनिया च ना माँ बाप तो बाद सबसे ज़रूरी चीज़ केड़ी ना। इस बड़ा सोचा 5-6 मिनट सोचता रहा बह के, फिर कह रहे यार माँ बाप तो बाद जी सब तो जरूरी शै ना इस दुनिया की वो है बरीक भी नाल चार्जर। तो यार जो मेरे नाल बैठा असलम भरा है एक बार चला गया फैसलाबाद। फैसलाबाद दोनों पता जुगदा करते हैं उत्थे गया फैसलाबाद स्टेशन उत्ते उतरा है कि इसने रक्षा लेने वाद दिता। रक्षा लाया इसको बाबा जी ऐसी इन्होंने उसके उसनू किया कि बाबा जी मैं जाना ने डिग रोड ना, बाबे इसके जा पुत्र टुर जा, मैं तेरी बाँह फड़ी ना। ते मजे की गल टुर भी यहाँ पे जितों लंघ गया तो वापस दोबारा लंघ गया।
नहीं नहीं, दरअसल वहां में गल ही नहीं है, तू गलत गल कर रहे हैं, वो बंदा गुस्सा कर रहा है। गल ये है कि ये दरअसल नत्था है जिम्मे सुरक्षा वाले गलत गल की है। तेन पता है मोहम्मद असलम जो संजीदा इलाके तो बिलोंग करता है, वो तो काफी संजीदा लोगों ने, इसलिए गल इतनी बुरी लगी है कि वापसी वाली बस फड़ के वापस चला गया। तो नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट आज प्रॉपर्टी विद ESM। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अवेयरनेस विद ESM। इसमें हम आपको अवेयरनेस देंगे जितने भी आजकल गलत काम हो रहे हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए, जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, उनके रिलेटेड हम आपको अवेयरनेस देते हैं, उनके बाद गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो चलते हैं आज के इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। अच्छा वो सब आपने अवेयरनेस की बात कर ही दी है, जुनैद साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। यार अभी जैसे रमज़ान करीम चल रहा है, अभी अफ्तारी के बाद अगर देखो तो इतने ज़्यादा ये नशे पानी, इनके ऊपर हमने आपको पहले भी अवेयरनेस दे चुके हैं, बट ये जो मसला है ना, ये रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही फैलना शुरू हो गया है। रमज़ान में रोज़े से पहले पहले चलो सही है, ये लोग मर रहे होते हैं, कुछ भी करते करते रोज़ा गुजार लेते हैं। रोज़े के बाद जो अफ्तारी से लेकर सहरी तक का टाइम होता है, ये लोग जो तबाह करते हैं अपने आप को। आजकल की हमारी जो यूथ चल रही है, यंग जनरेशन है, पूरे पैकेट सिगरेट के पी रहे हैं 2-2 घंटे में। शीशे क्लब तो ऐसे भरे हैं, शीशे क्लब में तो जगह ही नहीं है कि इनके पाँव रखने की। मतलब अफ्तारी पढ़ते इनका फेवरेट काम ये, तरावियाँ नहीं पढ़नी, ईशा की नमाज नहीं पढ़नी, चले जाओ शीशा क्लब, शीशा बैठ के पियो, वेप पियो, सिगरेट पियो, और जो रात को तरावियों के बाद का टाइम होता है उसमें खेलो कूदो, नशे पानी करो, तफरियाँ करो और आ जाओ। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जुनैद साहब? थोड़ी सी रोशनी डालें यार इसके ऊपर कि जो ये इतनी ज़्यादा स्मोकिंग की जो एक डिमांड कह लें या इसको एक क्वांटिटी कह लें जो बढ़ती जा रही है, और ये जो हमारे डिफरेंट तरह के नशे आए हुए, वेप, शीशे, और वो एक तरह की वो वेल्लो आई थिंक सो वो रखते हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए अवेयर करें यार। आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है जुनैद साहब? ये लड़के इतने ज़्यादा ये नशे कर रहे हैं, इतने से ज़्यादा पैसे, मतलब तकरीबन अगर मैं हिसाब लगाऊं, गोल्ड लीफ का पैकेट 650 रुपये का तो आ रहा है एक दिन में, अगर वो इतना लगा रहे हैं तो ये लोग कैसे अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं? अपनी ये जो पैसा मनी वेस्ट करें इसको बेटर इन्वेस्ट किस तरह कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जिसको ये लोग करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? जी बिल्कुल वामिक, बात तो आपने ऐसे की है कि रमज़ान आ गया है लेकिन हम लोगों में सब्र अभी तक नहीं आया। रमज़ान सबसे पहले तो हमें सिखाता ही सब्र है। मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ लेकिन इतना तो थोड़ा बहुत पता है कि रमज़ान जो सब्र हमें सिखाता है वो सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि एक महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए, उसके बाद हम फिर अपने करतूतों पे उतर आएँ। नहीं, जिस तरह आपने नशों की बात की तो वाकई नौजवान नस्ल इन चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, और सिगरेट, नस्वार, इवन के शीशा वगैरह बहुत आगे तक जा चुकी है। जिस तरह आपने बता दिया कि गोल्ड लीफ की डब्बी 600 की आती है, तो 600 को ये लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होता, इससे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एक बिजनेस या थोड़ा सा दूसरी दिमाग से देख लें कि लॉन्ग टर्म पे देखें, तो 18,000 रुपये पर मंथ आपके बनता है, और 18,000 रुपये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब आपको 15,000 में, 10,000 में अच्छी जगह पे प्लॉट मिल सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि अभी अगर रमज़ान आया है, हम अपनी आदतें सुधार लें तो लाजिमी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और ये सिर्फ एक महीने के लिए नहीं है, एक महीने में भी इनका फोकस ही इस चीज़ पे होता है कि अफ्तारी जैसे ही होगी मैं सिगरेट का कश लगाऊंगा या नस्वार लगाऊंगा। तो देखें ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कि अगर आप पहले आधा घंटा नहीं रह पाते थे या घंटा नहीं रह पाते थे, अभी अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी आप पूरा दिन रह लेते हो, तो थोड़ा सा और सब्र करो, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो। लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा दिन यही दिमाग पे सवार किया होता है कि भाई नहीं मेरा रोज़ा है, मैं सिगरेट नहीं पी, नशा नहीं किया। तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों से बचें। जितने भी मेरे नौजवान नस्ल है उनको मैं स्पेशली यही बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बचें। इस चीज़ को ना देखें कि आज का मेरा कितना है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करें, आपको लग पता जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। महीने के आप 18,000 रुपये उड़ा रहे हैं सिर्फ धुएं में। तो मेरी तो आपसे यही इल्तिमास है कि ये चीज़ें छोड़ें और किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, और अपने पैसों से अपनी बर्बादी खरीद रहे हैं, तो क्यों ना पैसे भी बचाएं और सेहत भी बचाएं। अभी जो दूसरी मैं आज की अवेयरनेस में बात करना चाहूँगा ना, अभी जैसे आप लोगों को पता है कि रमज़ान करीम का बाबरकत महीना चल रहा है, और इस वक्त अगर मैं आपको अपने मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन बताऊँ ना, इंतहाई ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। आटा, चीनी, दालें और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फल फ्रूट देख लें यार, कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अब कुछ लोग हैं जो, चलो अगर मैं बताऊँ ना, 100 आउट ऑफ 10% ऐसे होंगे जो मांग लेते हैं या कहीं हाथ फैला लेते हैं, लेकिन इर्द गिर्द कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं हमारे, जैसे हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो लोग सफ़ेद पोश हैं, शर्म की वजह से नहीं मांगते। यार हमें चाहिए कि हम लोग खुद उनको इस तरह प्रेफर करें और ख़ुद उन तक इस तरह की चीज़ें पहुँचाएँ कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरी कर सकें। अब
ये चीज़ें हमें देखनी है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें अता की है, हमें इतनी इस्तिताअत दी है कि हम लोग खुद भी अफोर्ड कर सकते हैं और किसी और को भी हम लोग अपने तवस्सुल से खिला सकते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। जो आपके इर्द गिर्द आपके सफ़ेद पोश लोग रह रहे हैं, आपके पड़ोसी हो गए, आपके नेबर्स या आपके रिश्तेदार जो ऐसे जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रमज़ान करीम के बाबरकत महीने में उनकी काइंडली आप लोग मदद करें और उन तक जैसे अफ्तारी पहुँचा दी, सहरी का सामान दे दिया, आपने आटा डलवा दिया, इस तरह की मदद उनकी करें ताकि आपको भी इसका सवाब मिले और हमारी जो इस तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं उनको किसी आगे हाथ भी फैलाना ना पड़े और उनकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएँ। ये था हमारा सेगमेंट जिसमें आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की वामिक साहब ने भी और जुनैद खान साहब ने भी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है पोएट्री विद ESM, जिसमें हमारी टीम आपको तमाम खूबसूरत शेर सुनाएगी। तो चलते हैं इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, आज का पहला शेर मैं ही सुना देता हूँ। शेर ये है कि अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि हैरत है कि है तालीम व तरक्की में पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। पर एक छोटा सा शेर मैं भी सुनाना चाहूँगा। तेरे इश्क की है जुस्तजू तेरी कुर्बतों का सवाल है, तेरी इश्क की है जुस्तजू तेरी कुर्बतों का सवाल है, मेरी सांस है जो रुआं रुआं तेरी चाहतों का कमाल है। वाह वाह वाह। वाह वाह मिक्सा हुआ। शेर मैं भी अर्ज करूंगा। वो मस्जिद मोहब्बत मेरी, वो मस्जिद मोहब्बत मेरी और मैं एतकाफ उसका, और मैं एतकाफ उसका, एक वही सनम मेरा और मैं इश्क उसका। रोशन तेरे प्यार से है मेरे इश्क का जहां, रोशन तेरे प्यार से है मेरे इश्क का जहां, जो बात तुझ में है पागल वो किसी और में कहा। मोहम्मद सर एक मेरा शेर याद करता हूँ। इरशाद इरशाद। थक गया हूँ तेरी नौकरी से ए ज़िंदगी, मुनासिब हो मेरा हिसाब कर। वाह वाह। तो नाज़रीन, करते हैं अपने अगले सेगमेंट का आगाज़ जिसका नाम है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। तो जुनैद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुनैद खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी अपडेट्स हैं, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में क्या कुछ रियल एस्टेट में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा आगाही दे दें हमारे। जी बिल्कुल शहबाज साहब, आज की जो प्रॉपर्टी अपडेट है वो एक बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की खबर है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं कि दुबई बेस्ड कुछ कंपनीज है जिन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए बोला हुआ है। आबाद से भी उनकी बात चल रही है, आबाद के चेयरमैन ने भी इसको खुशाइन करार दे दिया है। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ये सारी ऐसे वैसी बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान, अगर यहाँ के लोग जो है उनको नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान हर लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के किसी मुल्क में या किसी एरिया में इन्वेस्ट किया जाता है। रियल स्टेट जब जिन लोगों को लगता था कि रियल स्टेट में कोई फ़ायदा नहीं है या रियल स्टेट में कोई जो है ना लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, लेकिन अगर अभी की हालात की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी तकरीबन जो है 12 मिलियन घरों से जो है ना वो शॉर्टेज चल रही है। पाकिस्तान के जितने लोग हैं उनको अगर पूरे घर देने तो कम से कम 12 मिलियन यानी कि 1.25 करोड़ से कुछ ऊपर ये आपको घर चाहिए, अभी फिलहाल सिचुएशन की बात करूं। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस स्पीड से जा रही है, पहले हमारी आबादी कितनी थी, अभी की अगर बात करें तो तकरीबन 125 करोड़ जो है ना ये आबादी हो चुकी है। तो वो ऑलरेडी जो है ना साल ब साल ये बढ़ रही है। तो तकरीबन अगर मैं आपको बात करूं, हर साल तकरीबन 4 लाख से लेके 6 लाख तक के घर हमें और चाहिए, और ऑलरेडी हम 12 मिलियन जो घर है उसके शॉर्टेज में चल रहे हैं। दूसरी वजह ये हो गई। तीसरी जो वजह है वो है अर्बनाइजेशन, यानी कि जितने भी लोग हैं, अगर आप गौर से देख ले तो छोटे शहरों से बड़े शहरों में लोग आ रहे हैं रोजगार के मौके तलाश करने और उनको मिल रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले कराची की बात करें या 10 साल पहले इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे इतनी जो है ना आबादी, इतना रश कभी नहीं था, और अभी देख ले तो कितने स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में काम होने वाला है। दुबई के कुछ जो है ना कंपनीज है जिन्होंने 20 से 25
अरब डॉलर का ये किया है कि हम पाकिस्तान में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स उनके हॉरिजेंटली है, कुछ वर्टिकली है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स है जो पाकिस्तान को बहुत अच्छा फ्यूचर देने वाले हैं, और मैं तो यही चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ तो हमारे रियल स्टेट को एक किस्म का सहारा मिल जाएगा, और जो शॉर्टेज ऑलरेडी हमारे पास चल रही है कम से कम वो ओवरकम हो जाएगी। जी जी बिल्कुल जुनैद साहब, आपने सही कहा है कि अगर 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो जाती है पाकिस्तान में, जिस तरह के अभी तक पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान की रियल एस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दत आएगी और काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। मेरा दूसरा आपसे सवाल है प्रॉपर्टी के रेट्स के रिलेटेड, कि आपने ये भी सुना होगा हाई राइज प्रोजेक्ट्स पे जो रेंट वगैरह दे रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई नहीं होती और पहले रेंट्स वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं 1 करोड़ पे 5 लाख ये वो, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आगाही दे दें कि कितनी को हकीकत है इस इन्वेस्टमेंट में, और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो क्या ये हलाल है या हराम है, और क्या ये वाकई फ्रॉड है या बाकी आप कोई रियल इसमें पीछे हकीकत है? बिल्कुल शहबाज साहब, आजकल पाकिस्तान में एक और चीज़ जो है ना बड़ी राइज पकड़ी हुई है, और वो है हाई राइज प्रोजेक्ट्स जितने भी है जो कि अभी मौजूद भी नहीं होते किसी एरिया में, या किसी साइड पे प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है, या स्टार्ट हो चुका होता है तो थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका होता है, और उनके इन्वेस्टर्स, उसके डीलर्स आपसे जो है ना इन्वेस्टमेंट का तकाजा करते हैं कि आप 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट करें, और एक ह्यूज जो है ना रेंटल रिटर्न्स के हवाले से आपको ऑफर करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह नाकाम हो गए हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन आवाम को भी पता चल चुका होगा, आपको भी पता है कि बहुत सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स नाकाम हो गए। उसके मेन वजह यह है कि वो एक हाई रेंटल रिटर्न के बहाने पे आपसे जो है ना पैसे ले लेते हैं और एक फिक्स रेंट आपको ऑफर करते हैं। पहली बात तो ये है कि फिक्स जहाँ पे बात हो जाती है तो वो एक सूद है, और सूद तो लाजिम बात है, इस्लाम में हराम है, फिर भी कुछ लोग इस चीज़ की तरफ चले जाते हैं क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है और लालच ही उनको वहाँ पे लेके जाती है। होता यह है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो उन्हीं पैसों में से उनको कुछ रेंटल रिटर्न्स के नाम से वापस कर रहे होते हैं। अगर मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर एक बंदा वहाँ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है और 6 महीने वो उनको 5-5 लाख दे भी दे देते हैं, तो फिर भी 70 लाख उनके पास आपके मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि रेंटल रिटर्न्स बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन इतनी हाई अमाउंट कभी भी आपको नहीं मिलती, तो लिहाजा इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। हाई राइज प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्लॉप भी हो गए। तो व्यूवर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले या तो आप किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास चले जाएं, या आप अगर आप खुद को इतना काबिल समझते हैं कि आप उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, उनके सारे जो छुपी हुई चीज़ें होती है आप वो सर्च कर सकते हैं, तो फिर आप उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, आया वो बिल्डर पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है कि नहीं, या हाई राइज प्रोजेक्ट्स वाला अगर बंदा है तो उसने पहले हाई राइज प्रोजेक्ट्स कितने डिलीवर किए हैं, ये बड़ा मैटर करती है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई राइज प्रोजेक्ट्स ऐसे अभी नाकाम हो गए हैं और आवाम का पैसा बर्बाद हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे से जुड़ी रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे पेज को फेसबुक पे भी फॉलो कर लें और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, ताकि हमारी कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।